आपकी बेटी की बच्चेदानी में कैंसर है। अगर शादी की तो पहले ही रात मर जाएगी। लेडी डॉक्टर ने हुरैन की माँ को ये बुरी खबर सुनाई। अगले दिन शाहमीर, जो सालों से हुरैन के पीछे था और अमीर बाप की औलाद था, वो हुरैन के अब्बा के पास आया और बोला, मिर्जा साहब, हुरैन की शादी मुझसे कर दें। हुरैन का बाप लालच में अंधा हो चुका था। इसने सोचा कि अगर हुरैन पहली ही रात मर गई तो शाहमीर पर कत्ल का मुकदमा डालकर सारी दौलत हटिया लूंगा। हुरैन की माँ चीख कर बोली, आप क्यों बच्ची पर जुल्म कर रहे हैं? जानबूझकर ये सब मत करें। लेकिन मिर्जा साहब गुस्से से धाड़े, चुप, एक लफ्ज और नहीं। अगले दिन निकाह हुआ और जब सुहागरात को शाहमीर ने हुरैन के साथ अज़दवाजी ताल्लुक बनाया तो हुरैन, मैंने गुस्से में कहा, शब्बीर को चाहे तुम ही लेकर जाओ, वरना ऐसा अंजाम देखोगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी, तुम भी और तुम्हारी माँ भी। रहीम हैदर का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। इसके चेहरे की झुर्रियां और हड्डियों का उभार ऐसे लग रहा था जैसे किसी पुराने म्यूजियम में रखा हुआ सूखा हुआ ढांचा हो। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कभी जवानी में ये खूबसूरत आदमी हुआ करता होगा। इसकी आंखों के नीचे गहरे सियाह हल्के और आंखों में सुर्खी ऐसी थी जैसे बरसों से नींद, सुकून और इंसानियत सब खत्म हो चुकी हो। रहीम, तुम्हें खुदा का जरा भी खौफ नहीं? नफीसा बेगम ने कपकपाती आवाज में कहा, तुम इस बूढ़े शख्स को चंद पैसों के लालच में अपने घर ले आते हो और अपनी जवान बेटी को इसके सामने खड़ा कर देते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? लोग हमारे बारे में क्या क्या बातें बनाते होंगे। थोड़ा अकल से काम लो, अपनी बेटी के मुस्तकबिल का सोचो। ये दुनिया किसी को माफ नहीं करती। लोग हमारी इज्जत का जनाजा निकालने पर तुले हैं और तुम इस बेगैरत लालची बूढ़े के लिए अपनी इज्जत दो पर लगा रहे हो। रहीम का चेहरा और सख्त हो गया। वो नफीसा बेगम की बात पर आग बगोला हो गया। इसने गुस्से से आंखें फाड़कर नफीसा की तरफ देखा, जैसे अगले ही लम्हे सब कुछ उलट देने वाला हो। अचानक इसकी नजरें अपनी बेटी पर जाकर रुक गई। हुरैन ये कोने में सहमी खड़ी थी। इसके कांपते हाथों से दुपट्टा सर से फिसलकर खंडों तक आ गया था। बाप को अपनी जानिब बढ़ता देखकर वो घबरा गई और जल्दी से दुपट्टा दोबारा सर पर ओढ़ लिया। हुरैन, रहीम ने खरखत आवाज में कहा, मैंने कहा था ना चाय तुम लेकर जाओगी। तुम्हारी माँ को बाहर आने की जरूरत नहीं। और सुनो, चाय के साथ बिस्किट और समोसे भी रख देना। शब्बीर से डरने की कोई जरूरत नहीं, वो अपना बंदा है। इसने रुकते हुए नफीसा की तरफ मुड़ा और सर्द लहजे में बोला, और एक बात तुम भी कान खोलकर सुन लो नफीसा बेगम, शब्बीर अब कोई गैर नहीं रहा। मैंने हुरैन का रिश्ता इसके साथ तय कर दिया है। अब वो हमारी इज्जत, हमारी दीवार के अंदर का हिस्सा है। ये सुनकर हुरैन के कदमों तले से जमीन खिसक गई। इसके लबों से एक दबकी हुई सुसुक्की निकली, मगर रहीम के चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई, बल्कि इसकी आंखों में एक अजीब सा फख्र और जुनून झलक रहा था, जैसे वो अपने किए पर शर्मिंदा नहीं बल्कि मुतमईन हो। समझ गई? अब वो हमारे लिए कोई गैर नहीं रहा। वो हमारी बेटी का होने वाला शौहर है और हमारा आइंदा दामाद। अगर किसी ने भी कुछ चून चरा करने की कोशिश की तो मैं अपनी सारी हदें पार कर दूंगा। तुम दोनों माँ बेटी, अगर जरूरत पड़ी तो जिंदा दरगवर करना पड़े तो भी कर डालूंगा। रहीम हैदर गुस्से से धाड़ता हुआ बोल रहा था। इसकी आवाज ऐसी गूंजी जैसे दीवारों के अंदर खामोशियों की चीर रही हो। इसके लहजे में ऐसी सख्ती और फैसलाकुन इशारे थे कि दोनों के सर बुलंद हो गए। हुरैन की आंखों में आंसू चमक रहे थे। वो माँ की तरफ नम निगाहों से देख रही थी और नफीसा बेगम बेबस खड़ी अपने शौहर को घूर रही थी। माँ के अंदर कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। वो बोलने से पहले आंखें झुका लेती, जैसे कोई काली छाप इसके सीने पर पड़ गई हो। शब्बीर की शक्ल जहन में बार बार घूम रही थी। वही शब्बीर जो रोजाना इनके घर आता, बैठता और तवील नजरें गाड़कर हुरैन को देखता रहता। इसी वजह से रहीम ने नफीसा को हुक्म दिया था कि वो घर से बाहर न निकले। कहा था कि इसके सामने सिर्फ हुरैन ही आएगी। मगर अब वही हुरैन जिसने चंद दिन पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल की थी और जिसका ख्वाब यूनिवर्सिटी जाना था, बड़े खौफ के साथ खड़ी थी। इसके दिल में ये खराश ने जगह बना ली थी। मुस्तकबिल के वो ख्वाब जिन्हें इसने देख रखे था अब धुंधले हो गए थे। क्या वो फिर यूनिवर्सिटी जा पाएगी? कौन जाने देगा। इसके सामने यह कैसा घर था जहाँ शराबी बाप की बदहवासी रोज का मामूल बन गई थी।
अपनी बैठक में मेहमान बुलाता, शराब पीता और घर में कोई सुकून बाकी नहीं रहने देता था। घर के हर कोने में उसके कदमों की गूंज थी और हर बात में उसके गुस्से की लहर। हुरैन ने अंदर से अपने आप को टूटता महसूस किया, मगर जबान पर एक छोटा सा शिकवा भी न था। बस दिल में खामोशी, दर्द और आंखों में मुस्तकबिल की बेयकीनी। रात ने जैसे अपने साये मजीद गहरे कर दिए थे। घर की दीवारें बाप के सूंघते लहजे से कांप उठी और हुरैन ने आहिस्तगी से अपनी मुट्ठी बांधी। दिल में यह खामसी आवाज कह रही थी कि अब इसे किसी फैसले के लिए जोर पकड़ना होगा, चाहे वो कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। वो इसे आखिर कैसे आगे बढ़ने दे सकता था। जैसे इसकी आंखों में बसे सारे ख्वाब एक एक करके दम तोड़ गए हों। कभी वो सोचती थी कि जिंदगी रंगों से भरी है, इसके कंधों पर जैसे तितलियों के नरम पर लगे हुए जो इसे उड़ान देने को बेताब हैं। मगर अब ऐसा लगता था जैसे किसी ने वो पर काट कर जमीन पर फेंक दिए हो। वही ख्वाब जो इसे यूनिवर्सिटी के रास्ते तक ले जाते थे, अब टूटकर इसके कदमों में बिखर गए थे। अम्मी, आप ही देखिए ना, बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? हुरैन के अल्फाज लरस रहे थे। इसकी आवाज में दर्द की लर्जिश थी। वो सिर्फ इसलिए तो नहीं कर रहे ना कि वो शख्स इन्हें पैसे दे सकता है। मैं भी तो कुछ कर सकती हूँ। अम्मी, आप इनसे कहिए कि मैं नौकरी कर लूंगी। मैं भी पैसे ला सकती हूँ, लेकिन खुदारा मुझ पर इतना बड़ा जुल्म ना करें। वो रोते हुए अपनी माँ की तरफ लपकी, जैसे कोई तूफान में पनाह ढूंढता है। नफीसा बेगम ने इसे अपने बाजुओं में भर लिया, जैसे टूटे पर को सहारा देने की कोशिश कर रही हो। बस कर बेटी, बस कर, वो हिचकियां लेते हुए बोली। मगर इनके लफ्जों में भी वही कमजोरी थी जो एक बेबस माँ के अंदर होती है। दोनों माँ बेटी फूट फूट कर रो पड़ी। इस वक्त इनके पास एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। इनकी सुसुकियां इस खामोश कमरे में गूंज रही थी और इन आंसुओं के दरमियान वो दोनों एक दूसरे के दुख अपने दुपट्टों में सिमट रही थी। दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज आई। रहीम हैदर के चेहरे पर अब एक वहशी सी मुस्कुराहट थी। अरे हाँ हाँ शब्बीर साहब, अब तो वो आप ही की है। जब चाहे ले जाए, कोई रोकने वाला नहीं। इसकी नजरें उस गड्ढे पर नहीं बल्कि इन नोटों पर थी जो शब्बीर ने मुट्ठी में दबाकर रखे थे। शब्बीर की सफेद दाढ़ी, मोटी मोटी मूछें और इनसे झलकती हवस ने मंजर को और भी खौफनाक बना दिया था। इसके होठों पर एक मक्कार सी मुस्कुराहट थी, जैसे कोई अपने शिकार पर नजर गाड़ रहा हो। रहीम के चेहरे पर तमा की चमक थी, एक ऐसी चमक जो बाप के दिल की इंसानियत को खा गई थी। और कमरे के अंदर माँ और बेटे की सुसकियां अब भी गूंज रही थी, जैसे वो खामोश दीवारों से मदद मांग रही हो। अरे मैं तो कहता हूँ रहीम साहब, अब देर किस बात की है? शब्बीर ने अपनी भारी आवाज में कहा। इसके चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट फैल गई। मेरी अमानत मुझे कल ही दे दीजिए। वो बात करते हुए अपनी मोटी उंगलियों से दाढ़ी सहला रहा था। और हाँ, ये लीजिए कुछ पैसे, हुरैन को दे दीजिएगा ताकि वो अपनी शॉपिंग कर ले। आखिर दुल्हन बनने जा रही है ना, तो थोड़ा संवरना भी तो बनता है। बाकी कुछ निकाह के इंतजामात के लिए रख लीजिए। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, कहाँ कहाँ धक्के खाता फिरूं हर चीज के लिए। बस आप सारा काम संभाल लीजिए। मैं तो बस निकाह के दिन चंद खास लोगों को साथ ले आऊंगा, बाकी सब आपने देखना है। इसने बात खत्म करते ही अपने हाथों में पकड़ी हुई नोटों की गड्डियां मेज पर रख दी। 2-2 हजार के नोट जैसे किसी ने सुर्ख शैतान की जबान पर चढ़ा दिए हो। नोटों की चमक ने रहीम की आंखों में एक अजीब सा नशा भर दिया। रहीम हैदर के होठों पर लालच भरी मुस्कुराहट थी। वो जैसे अपने जमीर की आखिरी लकीर भी अबूर कर चुका था। अरे शबीर साहब, आप फिक्र ही ना करें, सब इंतजाम हो जाएगा। निकाह का बंदोबस्त भी, तैयारी भी। बाकी आप तो हमारे मेहमान हैं, बस हुक्म की देर है। वो कहते हुए झुककर वो नोटों की गुड्डियां उठाने लगा, जैसे वो खजाना हो जिसके लिए इसने ईमान बेच दिया हो। अभी वो गड्डिया जेब में रखने ही वाला था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रहीम ने चौंक कर सर उठाया और शब्बीर ने गर्दन मोड़ी। दरवाजे के करीब हुरैन खड़े थे, दुपट्टा ठीक तरह से सर पर जमा हुआ, हाथों में चाय का ट्रे, चेहरे पर हल्की जर्दी, जैसे खून का एक खतरा भी बाकी न रहा हो। अरे हुरैन बेटा, रहीम ने फौरन खुशमिता लहजे में कहा। आओ आओ बेटा, चाय ले आओ। तुम्हें नहीं पता कब से बैठे हैं शब्बीर साहब, हमारे मेहमान खास हैं। जल्दी करो, जल्दी से ट्रे यहाँ रख दो। मेहमान नवाजी में देर नहीं करनी चाहिए मेरी गुड़िया। वो मसनूई नरमी से बोला, जैसे चंद लम्हे पहले वही जबान जहर उगल रही ना हो। हुरैन के हाथ कांप रहे थे
चाय के कप्पों से हल्की भाप उड़ रही थी, मगर इसके चेहरे की ठंडक जैसे किसी बर्फीले खौफ से भर गई थी। शबीर ने इसकी तरफ देखा, ये कैसी नजर से जिसने इसके वजूद में कपकपाहट दौड़ा दी। हुरैन ने नजरें झुका ली, मगर वो जानती थी कि अब इस घर की दीवारें भी इसके लिए महफूज नहीं रहे। रहीम शब्बीर के सामने झुकते झुकते खुद से और खुदा से कितना दूर जा चुका था, शायद इसे खुद भी एहसास नहीं रहा। रहीम हैदर शब्बीर साहब के सामने ऐसे पेश आ रहा था जैसे बरसों का वफादार हो। वो झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कहने लगा, शब्बीर साहब, बस एक नजर डाल लीजिए ना अपनी होने वाली दुल्हन पर। माशाल्लाह बड़ी नाजुक सी है, जैसे चांद की किरण। यह कहकर इसने हुरैन को इशारा किया कि आगे बढ़े। हुरैन के कदम लरज रहे थे। वो दबे दबे कदमों से आगे बढ़ी और चाय का ट्रे आहिस्तगी से मेज पर रख दिया। कपों की हल्की सी खनक सुनकर कमरे में एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। इसके दिल का बोझ इतना भारी था कि सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। वो चाहती थी कि नजरें उठाकर भी न देखें। सामने बैठा वो बूढ़ा शख्स इसे ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे किसी शिकार पर नजरें गाड़ दी गई हो। दिल में नफरत का एक तूफान उठा। मेरी उम्र की तो इसकी पोतियां होंगी। यह ख्याल आया तो आंखों में आंसू तैरने लगे। फिर भी क्यों, आखिर क्यों इतनी हवस? क्या इसे खुदा का खौफ नहीं? क्या ये नहीं जानता कि हर जुल्म का एक दिन हिसाब होता है? इसने दिल ही दिल में कहा, मगर लबों से एक लफ्ज ना निकला। इसने तेजी से ट्राई मेज पर रखा, सर झुकाया और कदमों को रोकने की हिम्मत न कर पाई। भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। शब्बीर की निगाहें इसके वजूद के साथ चिपक गई। वो तब तक इसकी तरफ देखता रहा जब तक वो नजरों से ओझल ना हो गई। इसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी और आंखों में वही दरिंदगी जो उम्र के साथ मिटने के बजाय और बढ़ गई थी। वाह रहीम साहब, शब्बीर ने अपनी भारी आवाज में कहा, आपने तो वाकई मेरी अमानत को बहुत संभाल कर रखा है। अब बस इसे मेरे पास वापस भेजने की तैयारी कर लीजिए। कल सुबह इसे शॉपिंग पर ले जाना और अपनी बीवी से कहिए कि इसे जरा दुल्हनों जैसा सवार दे। इसने खैखा लगाया। कल रात निकाह रख लीजिए, मैं अब इंतजार नहीं कर सकता। रहीम के चेहरे पर खुशामिद भरी मुस्कुराहट फैल गई। ना कोई शर्म, ना गैरत, ना एहसास बाप, बस नोटों की चमक। इसकी निगाहों में सिर्फ वही कागजी शैतान नाच रहे थे जो इसके शराब की बोतलों को भरते और इसकी अय्याशी की रातों को लंबा करते थे। एक लम्हे को भी इसे ये एहसास न हुआ कि जिस बेटी के वजूद से वो कभी फख्र महसूस करता था, आज वही इसके लालच का सौदा बन चुकी है। बाहर सहन में हुरैन के कदमों की छाप गूंज रही थी। आसमान पर चांद जैसे इसका जुल्म का गवाह बन गया था और हवा में एक खामोश एहतजाज दे रहा था। ये कैसी बेटी का एहतजाज जो अपने ही बाप के हाथों बेची जा रही थी। हुरैन बेटा, तुम्हारे बाबा ने कुछ पैसे दिए हैं, तुम्हारी शादी के सिलसिले में कह रहे थे मैं तुम्हें शॉपिंग करवा दूं। चलो बाजार चलते हैं, शायद दिल हल्का हो जाए, नफीसा बेगम ने आहिस्तगी से कहा, मगर इनके लहजे में वही थकन, वही दबाव झलक रहा था। इनकी आंखों में एक माँ की वो खामोश फरियाद थी जो अपनी बेटी को बचाना चाहती है मगर खुद हालात के जाल में जकड़ी हुई है। वो जानती थी कि हुरैन के दिल में क्या तूफान मचा हुआ है। वो बेटी जो कभी ख्वाब देखती थी अपने मुस्तकबिल के, अब खामोश हो चुकी थी। नफीसा के दिल में यही एक उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद किस्मत कहीं से कोई दर खोल दे, शायद कोई फरिश्ता आ जाए जो इसकी मासूम बच्ची को इस आंधी दलदल से निकाल सके। हुरैन ने माँ की बात सुनी तो नजरें झुका ली। नहीं अम्मी, मुझे कहीं नहीं जाना। ये शादी मेरी पसंद से नहीं हो रही, और वो भी एक बूढ़े आदमी से। इसकी आवाज रंध गई। मुझे ये शादी नहीं करनी, ना ही कोई शॉपिंग करनी है, आप चली जाएं। यह कहकर वो पलटी, मगर नफीसा बेगम ने जल्दी से इसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, उन्होंने कांपते हुए लहजे में कहा, मैं जानती हूँ तुम पर क्या गुजर रही है। मैं भी ये नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी वहाँ हो। खुदा गवाह है, मैं तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। उन्होंने इसके बालों पर हाथ फेरा जैसे बरसों बाद किसी टूटी हुई गुड़िया को संवार रही हो। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारे बाबा के सामने मजबूर हूँ। अगर तुम मेरे साथ ना गई तो वह हंगामा खड़ा कर देंगे। मैं नहीं चाहती तुम्हारे सामने कोई तमाशा हो सकता है, हाँ हो सकता है किसी बहाने से ये शादी रुक जाए। अभी थोड़ा वक्त है ना हुरैन, बस मेरे साथ चलो। थोड़ा बाहर जाओगी तो दिमाग हल्का हो जाएगा, शायद दिल को कुछ सुकून मिल जाए। नफीसा बेगम की आवाज में एक माँ की वो नरमी थी जो अपनी बेटी के जख्म पर मरहम रखना चाहती है, चाहे खुद जल जाए। हुरैन ने खामोशी से माँ की तरफ देखा, फिर आह भरी और धीरे से उठी। ठीक है अम्मी, आपके कहने पर चलती हूँ।
اس کے قدم جیسے بوجھل تھے، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون بھی آیا، شاید کہیں کوئی راستہ نکل ہی آئے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں شاپنگ مال کے باہر موجود کیفے کے حصے میں بیٹھی تھی۔ ہوا میں ہلکی خوشبو کھل رہی تھی، مگر ان کے چہروں پر وہی پریشانی، وہی اندیشے۔ نفیسہ بیگم نے چائے کا گھونٹ لیا اور اپنی بیٹی کو دیکھا جو کھوئی کھوئی سے بیٹھی تھی۔ اچانک پیچھے سے ایک بھاری مگر مانوس سی آواز گونجی، معاف کیجیے گا، مجھے یہ شناختی کارڈ ملا ہے، اس کی مالکن یہاں موجود ہے کیا؟ پلیز کوئی بتا دے۔ یہ کارڈ کسی نفیسہ حیدر نامی خاتون کا ہے۔ دونوں ماں بیٹی چونک کر پلٹے۔ ایک نوجوان لڑکا ہاتھ میں ایک شناختی کارڈ اٹھائے لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، مگر آنکھوں میں سنجیدگی۔ پورے کیفے میں جیسے چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی، اور نفیسہ بیگم کے دل میں ایک دھڑکن سی جاگی، شاید وہی شخص جس کا انتظار تھا۔ سبھی لوگ ایک لمحے کے لیے چونک گئے اور اپنے اپنے بیگ یا جیب میں دیکھنے لگے۔ حال میں ایک ہلکی سی سرگوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، میرا تو نہیں گرا، ذرا دیکھو۔ اسی دوران نفیسہ بیگم نے بھی اپنے پرس کی زپ کھولی۔ اگلے ہی لمحے ان کا دل جیسے دھک سا رہ گیا، ان کا شناختی کارڈ واقعی غائب تھا۔ یہ تو میرا ہے، وہ بے اختیار بولی اور جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ اسی لمحے وہ نوجوان، وہی جو اعلان کر رہا تھا، ان کی طرف بڑھا۔ وہ کوئی 25 یا 26 سال کا ہوگا، خط دراز، چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ایک خاص نرمی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جیسے کسی نے برسوں بعد اپنا بچھڑا ہوا رشتہ پا لیا ہو۔ وہ چند قدموں کے فاصلے پر آ کر رک گیا، ایک نظر کارڈ کی تصویر پر ڈالی اور پھر نظریں نفیسہ بیگم کے چہرے پر جما دی۔ اگلے ہی لمحے وہ جیسے جذبات کی بوجھ تلے آ گیا۔ پھپھو، یہ کہہ کر وہ نفیسہ بیگم کے قریب آیا اور انہیں شدت جذبات سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ حرین کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ وہ حیران تھی، اس اجنبی لڑکے نے اس کی ماں کو پھپھو کہا تھا۔ پورے کیفے میں لوگ پلٹ کر دیکھنے لگے، مگر اس لمحے وہ تینوں اپنی ہی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے۔ شاہ میر کے چہرے پر خوشی اور یقین کی ایک چمک تھی۔ پھپھو، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ آپ کے جانے کے بعد سب بکھر گیا تھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، یہ فاصلوں کے برسوں کا بوجھ تھا۔ نفیسہ بیگم کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ شاہ میر، میرا بچہ، تم واقعی تم ہو؟ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے ماتھے پر بار بار بوسہ دیا، جیسے یقین دلا رہی ہو کہ وہ خواب نہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہنے لگی، مگر چہرے پر برسوں بعد سکون کی لہر دوڑ گئی۔ حرین خاموشی سے یہ منظر دیکھتی رہی۔ ماں کے چہرے پر جو سکون تھا، وہ اس نے برسوں میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اور تبھی جب شاہ میر نے سر اٹھایا، اس کی نظر نفیسہ بیگم کے قریب کھڑی اس نازک سی لڑکی پر پڑی۔ سفید دوپٹہ ہلکی ہوا میں لہرا رہا تھا، چہرے پر اداسی کی ایک پرچھائی تھی، مگر آنکھوں میں وہ گہرائی تھی جو سیدھی دل میں اتر جائے۔ شاہ میر کے قدم جیسے وہی رک گئے۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ سب کچھ بھول گیا، شور، لوگ، وقت، بس وہ لڑکی جو چپ چاپ کھڑی تھی، جیسے خاموشی کا ایک مجسمہ ہو۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی کا اگلا باب اسی لمحے شروع ہو گیا ہو، اور وہ بھی اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ایک انجانی پہچان کی جھلک تھی۔ دل نے دھڑک کر کہا، یہ تو وہی ہے، میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ یادوں کے پردے میں ایک منظر ابھرا۔ کالج کے گیٹ کے باہر اکثر وہ لڑکا نظر آتا تھا، کبھی گاڑی کے پاس کھڑا، کبھی دوستوں کے ساتھ ہنستا ہوا، مگر اس کی نظریں جیسے اکثر حرین ہی کو تلاش کرتی تھی۔ وہ بھی اکثر لاشعوری طور پر اس طرف دیکھ لیتی تھی، مگر کبھی بات نہ ہوئی تھی۔ آج قسمت نے عجیب طریقے سے ان دونوں کو ایک ہی جگہ لا کھڑا کیا تھا۔ شاہ میر بھی چند لمحوں تک جیسے پتھر کا مجسمہ بنا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی خاموشی تھی جو 1000 لفظوں سے زیادہ بول رہی تھی۔ نفیسہ بیگم نے اپنے آنسو پہنچے اور گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، بیٹا میں کیا بتاؤں، میری زندگی تو جیسے ہی ایک نہ ختم ہونے والا عذاب بن گئی ہے۔ ان کی آواز میں پچھتاوے، تھکن اور خوف سب کچھ شامل تھا۔ جس غلطی کا بوجھ میں برسوں سے اٹھا رہی ہوں، اب وہی غلطی میری بیٹی کی زندگی کو بھی نگلنے جا رہی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ بھی میری طرح اندھیری زندگی گزارے۔ ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو حرین کے دل کو چیر گئے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ واپس آؤں، تم لوگوں سے مدد مانگوں، لیکن جب میں گئی تو دیکھا کہ وہ گھر بند تھا۔ شاید اس کے دروازے میرے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ شاہ میر کے دل میں ہمدردی کی ایک تیز لہر اٹھی۔ پھپھو، آپ کو اب کسی دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گا۔
इसने नरमी से कहा, मगर अल्फाज के पीछे एक मजबूत इरादा छुपा था। नफीसा बेगम ने नजरें झुका ली। बेटा, तुम जानते हो मेरा शौहर एक शराबी है। जब पैसे खत्म होते हैं तो वो इंसान नहीं रहता, दरिंदा बन जाता है। घर की चीजें बेच देता है, बर्तन पर्दे, यहाँ तक कि कभी मेरे कपड़े भी। और अब वो लम्हा भर को रुकी। इनके होठ कांपने लगे। अब तो वो अपनी इज्जत भी बेचने पर उतर आया है। मेरी बेटी की मासूम जिंदगी, वो भी इसकी लालच के नजर होने वाली है। इनके अल्फाज ने फिजा की साकित कर दिया। शाहमीर ने मुठियां भींच ली। ये जुल्म नहीं होने दूंगा फुप्पू, कोई बाप ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो इसे मेरा सामना करना होगा। हुरैन ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में गुस्सा भी था, यकीन भी, और एक अजीब सा सुकून, जैसे बरसों बाद किसी ने इसके हिफाजत का वादा किया हो। नफीसा बेगम के लबों पर बस एक ही दुआ दहलती रहती थी, काश काश मेरी जिंदगी में कोई ऐसा मिल जाए जो मेरी बेटी के लिए हाथ खड़ा कर सके। मेरी बेटी के सामने मैं खुद इतनी आजिज हूँ कि आंख उठाने की ताकत भी नहीं रखती। अगर मैं मदद ना कर सकूं तो ये मासूम कैसे इस जुल्म से बच पाएगी। वो कैफे के कोने में बैठकर हाथ जोड़े रो रही थी, आंखों में आंसू और दिल में खौफ के तूफान के साथ। हुरैन अपनी जवानी के बावजूद खामोशी से माँ के करीब बैठी थी। वो अपना सर झुकाकर रोती रही, सिर्फ माँ की धड़कन सुन रही थी, माँ के सांस की हल्की हिचकियां महसूस कर रही थी। शाहमीर की नजरें मुसलसल नफीसा और फिर हुरैन के चेहरे पर जम रही थी। वो हर बार हुरैन की तरफ देखता, मगर लड़की की आंखें हमेशा नीचे रहीं। इसे मालूम नहीं था कि ये बच्ची किस हद तक मुश्किलात में घिरी हुई है। इसकी जिंदगी की तरक्की, सख्तियां और खौफ सब शाहमीर के सामने आ गए थे, और ये जानकर इसका दिल खून के आंसू बहाने लगा। शाहमीर ने अपनी मोहब्बत को दिल में जकड़ लिया। वो इस लड़के से इतनी मोहब्बत करता था कि जब वो कॉलेज के दरवाजे से गुजरती, वो पागलों की तरह इसका इंतजार करता, सिर्फ एक नजर देखने के लिए। हर रोज वो दरवाजे पर खड़ा रहता, उम्मीद में कि कहीं वो इसे देख ले। मगर हुरैन कभी भी अपनी नजर नहीं उठाती और ना ही शाहमीर को पहचाती। कॉलेज खत्म होने के बाद भी शाहमीर इसे ढूंढता रहा। रोजाना की छानबीन, दोस्तों से पूछगिछ, हर जगह तलाश, मगर वो कहीं नजर नहीं आती थी। और आज जब वो थका हारा मायूस होकर वापस जाने ही वाला था, तब अचानक वो लम्हा आ गया जिसका वो हमेशा इंतजार कर रहा था। इसकी फुप्पो, वही बचपन में इसे सीने से लगाने वाली प्यारी फुप्पो सामने खड़ी थी। नफीसा बेगम की मोहब्बत, दिल की गहराई और बचपन के लम्हों की यादें सब शाहमीर के दिल में एक ही वक्त में उठी। इसने महसूस किया कि ये फुप्पू ही है जो हमेशा इसके सबसे बड़ी दोस्त और मुहाफिज रही है, और इसी फुप्पू की बेटी हुरैन, जिसकी हिफाजत इसने बचपन से महसूस की, आज इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई थी। शाहमीर के दिल में एक अहद जगा, मैं इसे कभी इस जुल्म से बचने दूंगा। ये वादा है फुप्पू, और इस बेटी की हिफाजत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और वो अपनी फुप्पू का लाडला था। बचपन की वो यादें जो दिल में बसी हुई थी, आज भी इसकी रूह में जिंदा थी। इसीलिए जब इसने नफीसा बेगम का शनाख्ती कार्ड देखा, वो फौरन पहचान गया। याद आया कि जब नफीसा बेगम घर से बाहर निकली तब वो 10 साल का बच्चा था और हर छोटे छोटे लम्हे पर इनकी हिफाजत में लगा रहता था। अब वो लड़की की माँ को देखकर ना सिर्फ रंज महसूस कर रहा था, बल्कि दिल में यह कज़म भी जाग रहा था कि वो इनकी जिंदगी से हर किस्म का जुल्म खत्म कर देगा। इसने नफीसा बेगम की तरफ देखा, एक मजबूत और परअज़म लहजे में कहा, देखें फुप्पू, मेरे होते हुए आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, और हुरैन की जिंदगी मैं किसी को बर्बाद नहीं करने दूंगा। मैं खुद अंकल से मिलूंगा और इनसे बात करूंगा। नफीसा बेगम ने इधर उधर सर हिलाते हुए इसे रोका। बेटा, ऐसा मत करना, वो बहुत गुस्से में आ जाएगा और फिर पता नहीं क्या हो जाए। हमारी जिंदगी और मुश्किलात में 2-4 हो सकती हैं और वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। शाहमीर ने नफीसा बेगम का हाथ अपने हाथ में ले लिया, नरमी और अज़म की इम्तिजाज के साथ कहा, फुप्पू बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरे होते हुए कुछ भी नहीं होगा। ये बात आप दिल में लिख कर रख लें और यकीन करें मैं इसे पूरा करके रहूंगा। इसके बाद इसने एक लम्हे के लिए हुरैन की तरफ देखा। लड़की खामोश और थोड़ी घबराहट के साथ बैठी थी, मगर शाहमीर की नजरें इसके चेहरे पर जम गई, जैसे वो चाह रहा हो कि हुरैन को भी यकीन दिला दे कि वो अब महफूज है। फिर इसने मोबाइल निकालकर अपनी प्लानिंग बताई।
बस आप मुझे इस शख्स के आने का वक्त बता दें। वो कल सुबह आएगा ना? ठीक है, कल सुबह 10 बजे मैं आपके घर के दरवाजे पर पहुंच जाऊंगा। आप मुझे अपना एड्रेस दे दें। बस इतना कर दें। इसने एक लम्हे के लिए अपने सामने बैठी हुरैन को देखा। नजरों में माजी की यादें, मौजूदा लम्हे की फिक्र और मुस्तकबिल के लिए मजबूत इरादा सब एक साथ झलक रहे थे। लड़की की बेबसी और खौफ के बावजूद इसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद की रोशनी जाग गई थी। शाहमीर ने नरमे से कहा, फुप्पो, हम यूं करते हैं, मैं आपको अपने साथ आपके घर ले चलता हूँ। इस तरह मुझे आपके घर का एड्रेस भी मालूम हो जाएगा और मैं हर चीज को भी देख लूंगा, ताकि आपको बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। नफीसा बेगम ने इब्तिदा में कुछ हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन शाहमीर की संजीदगी और अज़म को देखकर आखिरकार वो तैयार हो गई। इनके हाथ में जो कपड़े और शॉपिंग थे वो भी साथ ले ली गई। शाहमीर बड़ी सी गाड़ी में इन दोनों को बिठाकर एड्रेस की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में वो हर मोड़ और हर गली पर नजर रख रहा था, जैसे ज़हीन में नक्शा बना रहा हो। इसने दिल में सोचा, अब से आपको किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं हर कदम पर आपके साथ होऊंगा। आपके बेटे और मैं सब कुछ संभाल लेंगे और ये सब मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। कल सब ठीक हो जाएगा। इसने पुप्पू की तरफ भीजे मुड़कर देखा और हुरैन को देखा, जो चुपचाप और थोड़ी घबराहट के साथ खड़ी थी। हुरैन की नजर जमीन की जानिब झुकी हुई थी, एक बार भी शाहमीर की तरफ न देखी। यह मंजर शाहमीर की थोड़ी बेचैनी में मुब्तला कर रहा था, मगर वो जानता था कि इसका वक्त करीब है। कल ये लड़की इसकी होगी, मुकम्मल तौर पर और हमेशा के लिए। इसके बाद शाहमीर ने हुरैन से कहा, बेटा आप अंदर जाए, मुझे अभी आंटी से कुछ बात करनी है। इन्हें लेकर जाना है। आप ऐसा करें कि आप अंदर चले जाएं। हुरैन ने खामोशी से सर हिलाया। थोड़ी देर के लिए अपने दिल में खौफ और उम्मीद की मरकब महसूस किया। शाहमीर ने इसे एक नजर देखा। दिल में अज़म और सुकून के साथ सोचा कि अब सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा और वो सब महफूज रहेंगे। अगर कोई इनके सामने आ जाए तो बस इनसे कह दीजिए कि आंटी किसी पड़ोस में गई हुई है। यह सुनकर वो खामोशी से सर झुकाते हुए वहां से चली गई। नफीसा बेगम एक बार फिर शाहमीर के साथ बैठी और फिर एक मेडिकल स्टोर की तरफ रवाना हो गई। वो स्टोर इस लेबोरेटरी के करीब था जहां हुरैन के जरूरी टेस्ट करवाए गए थे। नफीसा ने वो रिपोर्ट्स लेकर हॉस्पिटल में दिखाई और डॉक्टर मिर्जा ने नतीजा बताया। अगर हुरैन की शादी इस वक्त हो गई तो इसकी सेहत कभी मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं हो पाएगी और शादी की रात ही वो अपनी जान से हाथ धो बैठ सकती है। ये सुनकर नफीसा बेगम का दिल धड़कने लगा, मगर वो खामोशी इख्तियार करते हुए रिपोर्ट्स के साथ डॉक्टर मिर्जा के कमरे से बाहर निकल आई। रास्ते में इसका टकराव किसी से हुआ और ये कोई और नहीं बल्कि शाहमीर की वालिदा थी। नफीसा ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से आगे बढ़ गई। अब वो भी जान चुकी थी कि हुरैन की जिंदगी खतरे में है और वक्त जाया नहीं किया जा सकता। शामिर पहले ही वहां से जा चुका था, इसलिए वो बेहद परेशान और फिक्रमंद थी। इसने जल्दी से एक टैक्सी ली और घर पहुंच गई। शाम के रंग धीरे धीरे घरों पर फैल रहे थे, लेकिन दिल में खौफ और बेचैनी की छाव थी। घर पहुंचते ही इसने देखा वो बूढ़ा शख्स अभी भी मौजूद था, जैसे अपनी परछाई की तरह बैठा हुआ हो। इसका वजूद देखकर नफीसा बेगम का खून खौल गया और गुस्से से इसका दिल धड़कने लगा। खुदा की करम नवाजी ये थी कि रहीम हैदर इस वक्त घर पर मौजूद नहीं था, वरना यह मंजर मजीद कशीदगी पैदा कर देता। नफीसा ने एक गहरा सांस लिया और दिल में खुद से कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी बेटी की हिफाजत के लिए कोई मजबूत कदम उठाऊं। अब सिर्फ खुदा ही मददगार है और शामिर ही हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर कोई वहां आ जाए तो बस इनसे कह दीजिए कि आंटी किसी पड़ोस में गई हुई है। ये सुनकर वो शख्स खामोशी से सर हिलाकर वहां से चला गया और नफीसा बेगम ने अपने सीने में एक छोटी सी राहत महसूस की। नफीसा बेगम फिर शाहमीर के साथ बैठी और मेडिकल स्टोर की तरफ रवाना हुई, जहां वो लेबोरेटरी पे थी जिससे हुरैन के जरूरी टेस्ट करवाए गए थे। ये रिपोर्ट्स वो हॉस्पिटल लेकर गई थी ताकि डॉक्टर मिर्जा से दिखा सके। हॉस्पिटल में नताइज देखने के बाद नफीसा का दिल डूब सा गया। डॉक्टर ने वाजा कर दिया कि अगर हुरैन की शादी इस वक्त हो गई तो वो कभी मुकम्मल सेहतमंद नहीं हो पाएंगी और शादी की रात ही इसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। नफीसा बेगम ये रिपोर्ट लेकर डॉक्टर मिर्जा के कमरे से बाहर निकली। तभी इसका टकराव किसी से हुआ और ये कोई और नहीं बल्कि शाहमीर की वालिदा थी। नफीसा ने कुछ न कहा, बस खामोशी से आगे बढ़ गई।
अब इन्हें पूरी तरह यकीन हो गया था कि हुरैन वाकई किसी खतरनाक बीमारी से दो चार है और वक्त जाया नहीं किया जा सकता। वो शाहमीर को पहले ही जाने का कह चुकी थी और वो वहां से जा चुका था। नफीसा ने जल्दी से एक टैक्सी पकड़ी और घर पहुंच गई। शाम के धीरे धीरे रंग छाने लगे थे, लेकिन इनके दिल में खौफ और गुस्सा एक साथ मौजूदन था। घर पहुंचते ही वो देखे कि वो बूढ़ा शख्स अभी भी मौजूद था, चाहे बैठा हुआ था, मगर यूं लग रहा था जैसे घर पर हर चीज पर नजर रखे हुए हो। यह मंजर देखकर नफीसा बेगम का खून खौल गया और गुस्सा इसे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। खुदा का शुक्र कि रहीम हैदर इस वक्त घर पर नहीं था, वरना ये सूरत हाल और भी कशीदा हो जाती। नफीसा ने दिल में खुद से कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी बेटी की हिफाजत के लिए कोई मजबूत कदम उठाऊं। अब सिर्फ खुदा ही हमारी मददगार है और शाहमीर ही हमारी आखिरी उम्मीद है। वो जल्दी से बैठक का दरवाजा खोला और इस शख्स के सामने खड़ी हो गई। इसकी आवाज में गुस्सा और खौफ का इम्तिजाज था और आंखें तेज रोशनी की तरह झलक रही थी। देखो, तुम एक बूढ़ा शख्स हो और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी ये शादी सिर्फ हवस के लिए है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। चंद दिन बाद तुम अपनी मौत को पहुंचोगे, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा शौहर तुम्हारे साथ धोखा दे रहा है। वो बात मुकम्मल करने से पहले रुक गई, मगर इसकी निगाहें जमूद में थी और वो शख्स जो पहले ही अपनी बेटी के हुस्न पर दीवाना था, आंखें फैलाकर इसे घूर रहा था। क्या मतलब? क्या धोखा दे रहा है? वो हैरत और उलझन के आलम में बोला। नफीसा बेगम ने सख्त लहजे में जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम? वो शख्स तुमसे लाखों रुपए लेकर अपनी बीमार लड़की तुम्हें सौंप रहा है और मैं कभी भी अपनी बेटी को तुम जैसे इंसान के साथ नहीं रुखसत करूंगी, बल्कि किसी के साथ भी नहीं। ये देखो, इसने रिपोर्ट हाथ में थमाकर दिखाई। इसमें साफ लिखा है कि जैसे ही मेरी बेटी की शादी होगी, इसकी अज़दवाजी जिंदगी की पहले ही दिन वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगी और अगर तुमने ये शादी जबरदस्ती करवाई तो तुम पर कत्ल का इल्जाम लग जाएगा और तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। तुम्हें अपनी लापरवाही और हवस की भूख की कीमत भुगतना पड़ेगी। नफीसा बेगम की ये बातें सुनकर वो शख्स कुछ लम्हों के लिए साकित हो गया। इसकी आंखों में खौफ, हैरत और छुपी हुई लालच का इम्तिजाज था, लेकिन नफीसा के लहजे में वो अज़म और मादरी हिफाजत की ताकत देखकर वो समझ गया कि यह खातून किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को खतरे में नहीं डालेगी। नफीसा बेगम ने सख्त लहजे में कहा, और अगर तुमने इस मामले को नजरअंदाज किया तो ये शख्स तुम्हारी सारी जायदाद पर कब्जा कर लेगा। समझे? तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम इस बात से पीछे हट जाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। ये सुनकर वो शख्स लम्हों के लिए साकित रह गया, फिर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। रिपोर्ट पर एक नजर डालने से ही इसे पता चल गया कि ये असली और मस्तन दस्तयाब है। इसने अपने जूते भी पहने बगैर वहां से भागकर निकलने का फैसला किया। कत्ल के मुलजिम बनना इसके लिए नाकाबिले कबूल था और जो पैसे इसने दिए थे वो अब इसके ज़हन से निकल चुके थे। इसका सिर्फ यही मकसद था कि वो किसी भी कीमत पर जेल न जाए, क्योंकि पुलिस के हवालात में जाने का खौफ इसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। दूसरी जानिब रहीम हैदर जब इस मामले से आगाह हुआ तो इसकी नजरें शोले की तरह जल उठी। इसने अपनी बीवी को घूरते हुए कहा, लेकिन दिल में वो अब भी पुख्ता इरादा रखता था कि वो किसी भी तरीके से अपनी बेटी के लिए पैसे लेकर शादी कराएगा। तो फिर ठीक है, ये एक और अमीर घर है। मेरी नजर में अगर तुम चाहो तो मैं इस लड़के को बुला सकती हूँ, नफीसा बेगम ने कहा। यह सुनकर इसकी आंखों में जैसे जुगनू जल उठे थे। इसके दिल में यकीन की एक रोशनी पैदा हुई कि शायद इसकी किस्मत अब चमकने वाली है। दूसरी बात यह भी थी कि अब इसे अपनी बेटी की बीमारी के बारे में भी इल्म हो गया था। यह हकीकत इसके इरादे को मजीद मजबूत कर गई कि वो इस नए रिश्ते के लिए हाँ कहे, ताकि अगर शादी की पहली रात ही हुरैन की जिंदगी खतरे में पड़े तो ये शख्स खुद ही इसके कत्ल का इल्जाम ले और बदले में इससे पैसे वसूल करे और इसकी सारी दौलत अपने कब्जे में ले ले। रहीम हैदर के दिल में अब दो चीजें एक साथ चल रही थी, गुस्सा और हिसाब किताब, और नफीसा बेगम की बातों ने इसे मजीद फैसलाकुन और बेरहम बना दिया था। नफीसा बेगम ने गुस्से और फिक्रमंदी के मिले जुले लहजे में कहा, बेटा, मैंने इस शख्स को बेटी की बीमारी के बारे में बताया, इसलिए वो पीछे हट गया और वहां से चला गया। लेकिन अब वो एक बार फिर हुरैन का रिश्ता किसी और जगह करवाने की कोशिश कर रहा है। मैंने इसके सामने तुम्हारा नाम लिया है, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपने अंकल को किसी तरह इस शादी के लिए राजी करना होगा। मैं इन्हें तुम्हारे बारे में बता चुकी हूँ, वरना वो कहीं से भी इस शबीर बूढ़े को ले आएंगे
और मेरी बेटी की शादी करवा देंगे। खुदारा तुम ऐसा करो कि किसी भी सूरत में तुम अपनी बेटी से शादी कर लो। सिर्फ तुम ही शादी के बाद इसे महफूज रख सकते हो और कोई नहीं रख सकता। ये कहती हुई नफीसा बेगम की आवाज कांप रही थी और आंखों में बेपनाह खौफ और परेशानी झलक रही थी। बेटे ने इनके हाथ पकड़े, आंखों में देखकर पुख्ता लहजे में कहा, फूफू आप बिल्कुल फिक्र मत करें, जैसा आप चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। अंकल कहाँ है? मुझे इनसे बात करनी है। इसके कहने पर बाहर से आवाज आई, ये गाड़ी किसकी खड़ी है? अरे कहाँ मर जाती हो दोनों माँ बेटी, एक साथ ही कहीं ना कहीं गुम हो जाती हो। किसी ने मेरी बात सुननी चाहिए, कोई तो देख ले। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने सूट-बूट शख्स को देखकर हैरान रह गया। नफीसा बेगम ने फौरन कहा, मैंने तुम्हें जिसका बताया था ना, वही है मेरा भतीजा। खुदारा ये करामत मत करो, मेरी बेटी पर जुल्म मत करो। इसकी बेटी माँ नहीं बन सकती, इसके बच्चेदानी में खराबी है। अगर इसने अपनी अज़दवाजी जिंदगी शुरू की तो शादी की पहली रात ही इसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। नफीसा की आवाज में ना सिर्फ खौफ बल्कि माँ की मोहब्बत और बचाने की पुख्ता नीयत झलक रही थी। बेटे के दिल में यह अज़म पैदा हुआ कि वह हर मुमकिन कोशिश करेगा कि हुरैन को इस खतरे से बचाया जाए, और इसी लम्हे इसने अपने ज़हन में एक मंसूबा बनाने की ठानी कि ये शादी सिर्फ इसके ख्वाबों में होगी और कोई भी हुरैन की जिंदगी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। नफीसा बेगम रोते हुए कहने लगी, आपको अपनी बेटी से कोई मोहब्बत नहीं है। ये सुनकर वो अचानक चीखा, शायद इसने अभी भी पी रखी थी। तुम चुप करो और जाओ, अपनी बेटी को तैयार करो, बाकी मामलात मैं सब तय कर लूंगा। इसके लहजे में ना सिर्फ गुस्सा बल्कि एक खतरनाक अज़म भी झलक रहा था। नफीसा बेगम ने नम आंखें साफ करते हुए खामोशी से वहां से कदम बढ़ाए। वो शख्स अपनी तरफ मुतवज्जा भी नहीं हुआ बल्कि फौरन अपने काम की तरफ लौट गया। जी साफ फरमाए, आप क्या खाना पीना पसंद करेंगी और आप कितने पैसे देने के लिए तैयार हैं? इसने अपने लालची लहजे में कहा, ये तो पागल है, ऐसे ही बातें करती रहती है, इसे कोई बीमारी नहीं है। अगर हो भी तो अब वो आपकी हुई है, बस मुझे तो पैसों से मतलब है। नफीसा ने दिल में सोचा कि ये शख्स अपने लालच और हवस के लिए किस हद तक जा सकता है, लेकिन हुरैन के लिए इसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। हुरैन ने थोड़ा संभल कर कहा, जी बस आप इधर मेरा निकाह कर दें, इधर आपको पैसे मिल जाएंगे, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास खुदा की दी हुई बहुत कुछ है। यह सुनकर वो मुस्कुरा उठा और बोला, बस क्यों ना फिर आज शाम को ही निकाह कर लिया जाए, आप यहाँ ठहर जाएं, एक साथ हम सब बंदोबस्त कर देंगे। इसकी इस बात पर नफीसा बेगम मुस्कुरा कर रह गई, मगर दिल में खौफ और फिक्र भी थी। हुरैन दुल्हन की तरह तैयार थी, लेकिन इसके पास इस वक्त अपनी माँ के सिवा कोई दोस्त भी मौजूद नहीं था। अम्मी आप ऐसा ना करें, क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? ये कहते हुए इसने दुखी और परेशान होते हुए अपनी माँ की जानिब देखा और दिल में एक ही दुआ थी कि कोई इसके लिए रुकावट बने बगैर इसे बचा दे। नफीसा बेगम ने अपनी बेटी की जानिब आंखें नम करते हुए कहा, अरे बेटा खुदा तुम्हें कुछ न करे, तुम तो हमारी चमन का वो वाहिद फूल हो जिससे मैं बेहद मोहब्बत करती हूँ, जिसे मैंने अपने जिगर के खून से पाला है। तुम मेरी शहजादी हो और मैं आखिर कैसे तुम्हें इस तरह दुख देख सकती हूँ। बेटा मैंने शाहमीर को पहले ही समझा दिया है कि वो तुम्हारे साथ कोई बुरा रिश्ता नहीं बनाएगा, लेकिन देखो शादी तो एक न एक दिन होती ही है ना। इस बूढ़े से तुम्हारी शादी हो ही रही थी, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए शाहमीर कहीं ज्यादा बेहतर है। इसकी आंखों में खुलूस है, इसके रवैये में मोहब्बत है और सबसे बढ़कर वो तुम्हारी इज्जत करेगा। बेटा खुद को तकलीफ मत दो, बस तुम हाँ कर दो। तुम अपने मामू के घर जा रहे हो, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा, और तुम्हारे साथ शाहमीर है तो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। नफीसा बेगम ने अपनी बेटी को मोहब्बत और हौसले के साथ समझाया। हुरैन खामोश रही, इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो सुर्ख रंग के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। माँ की बातों ने इसे कुछ सुकून दिया और इसने खामोशी से सर झुकाया। दिल में इसे यकीन था कि माँ हमेशा इसके लिए बेहतरीन फैसला करेगी, लेकिन वो हालिया रिपोर्ट जो कल आई थी इसे हिलाकर रख गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता निकाह के लिए बाहर आई। बाहर कुछ अहम लोग मौजूद थे जो निकाह पढ़ाने के लिए बुलाए गए थे और खाजी भी हाजिर था। इसी लम्हे जब शाहमीर ने इसे आते देखा तो वो एकदम दंग रह गया। वो इसे कोई आम लड़की नहीं लगी, बल्कि जैसे आसमान से उतरी हुई कोई परी हो, किसी जन्नत से आई हुई हूर। इसके लिबास की चमक, इसकी आंखों का निखार
और इसके चेहरे की मासूमियत ने शामिर को बस देखते रह जाने पर मजबूर कर दिया। शामिर बस इसे देखता ही रह गया, दिल में इसे अपनी किस्मत पर रखा रहा था। कितने दिन, कितने लम्हे वो इस लड़की के पीछे भागता रहा था और वो हमेशा इसकी नजरों से ओझल रही। हालांकि वो लड़की इसके सबसे करीबी रिश्तों में से एक रिश्ते में थी, फिर भी वो इसे छू नहीं सकता था। इसकी आंखों में नमी छुपी हुई थी, लेकिन इसने इसे अंदर ही अंदर दबा लिया था। वो लड़की जिससे वो बेहद मोहब्बत करता था अब इसके साथ निकाह के बंधन में बंधी जा रही थी, मगर वो इस लम्हे को महसूस नहीं कर पा रहा था। इस एहसास ने इसे कमजोर कर दिया, लेकिन वो खामोशी से इस लम्हे को बर्दाश्त कर रहा था। जब वो आकर बैठी तो इसके बाप ने खाजी से कहा कि निकाह की रस्म शुरू की जाए। खाजी ने रस्मी अंदाज में कहा, निकाह शामिर 5 लाख रुपये हक महर के साथ किया जाता है, क्या आप कबूल करते हैं? हुरैन चंद लम्हों के लिए खामोश रही। नफीसा बेगम और रहीम हैदर ने इसे इशारे से समझाया कि अब वक्त है। इसने दोनों की जानिब देखा, फिर दिल में कुछ सोचकर नरमी से सर हिलाया और हाँ में इशारा किया। खाजी ने 3 बार पूछा और हुरैन ने हर बार सर हिलाया। आखिरकार फौरन दस्तखत कर दिए, लेकिन इसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। हर कोई ये मंजर देख रहा था कि किस तरह हुरैन के दिल का दर्द और जज्बात इनके आंसुओं में झलक रहे थे। शामिर की बारी आई और इसे भी 3 बार पूछा गया। इसने बलातर दर्द हाँ कहा और इसी जगह पर साइन कर दिए जहाँ खाजी ने कहा था। खाजी ने इन दोनों को मुबारकबाद दी और सबने दिल से इनके लिए दुआएं खैर की। फिर वो दोनों बाहर आए और शामिर ने हुरैन को एहतियात से अपनी गाड़ी में बिठाया। इस लम्हे दोनों के दिल में एक अजीब सी घबराहट और खुशी के इम्तिजाज के जज्बात उभर रहे थे। हुरैन ने पहली बार महसूस किया कि अब वो वाकई शामिर की बीवी बन चुकी है और शामिर के चेहरे पर भी यह खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वो गाड़ी में अकेला था और हुरैन भी इसी के साथ बैठी थी। वो बार बार अपने आंसू पोंछती और खामोशी से रो रही थी, जैसे दिल का सारा बोझ एकदम से इस पर आ पड़ा हो।